हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आप तो बढ़िया ही होंगे। सोच रहे होंगे 2 दिन क्लास लेके कहाँ भाग गई है ये पागल सी, कहती है कुछ करती कुछ है नहीं। तो ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। और आपको बताऊँ, मैं आजकल मैंने भाई एलटी की क्लास जो है ना वो सुबह भी स्टार्ट कर दी है। तो सुबह भी क्लास लेती हूँ, शाम को भी क्लास लेती हूँ, बाकी भी काम करती हूँ। तो इसलिए ना मैं काफ़ी बिजी चल रही थी। तो फिर मैंने लगा कि भाई 2 दिन क्लास लेके फिर मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं कहीं गई हुई थी। तो फिर आज मैंने जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा आज टाइम से आ गई हूँ तो क्लास आज ले लेती हूँ। नहीं तो लोग सोचेंगे भाई ये तो 2 ही दिन क्लास लेके भग गई। तो ये काम ना करते हुए भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई अब आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो आप लोग ने कितना पढ़ना शुरू करा है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़रूर पढ़ रहे हैं या सिर्फ ईएमआरएस की तैयारी करने में लगे पड़े हैं। और देखिए, पढ़ा जो भी एग्ज़ाम आ रहा है तैयारी सबकी करनी चाहिए। और इसकी आपकी जनवरी में डेट आई गई है। तो जितना अच्छा तरीके से आप इसको प्री की तैयारी करेंगे और इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हाँ भाई हमको तो एग्ज़ाम निकालना ही है, तो ऑब्वियसली आप फ्लाइंग कलर से उसमें चीज़ें को करेंगे भी। तो चलो बाकी का मैं आप लोगों को ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोगों को बता दूं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है और इस बात पे आप लोग मुझे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते भी रहते हो। लेकिन भाई ऐसा है कि हमारा जो बैच है अभी भी एलटी का बैच, अगर आपका मन हो तो, अगर भाई किसी को ये लग रहा हो कि अब तो टाइम ही नहीं है तो हम खरीद के क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप प्रैक्टिस पेपर करिए और कुछ मत करिए भैया। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वैसे कोई 1 महीना पहले भी खरीद के पढ़ सकता है, बस लगन होनी चाहिए। तो भाई बैच जो हैं वो आपके लिए हैं। और एक जो है इसमें सारा पीडीएफ में मटेरियल है, एक जो है वो हार्ड कॉपी मटेरियल है। आप आइए देखिए। अभी जो मेरा नया बैच जो लॉन्च हुआ है वो ये हुआ है डी ट्रिपल एस बी का। ऑब्वियसली जो तैयारी कर रहा है वो डी ट्रिपल एस बी का भी भरा होगा फॉर्म उसने। भाई आप वही है, डी ट्रिपल एस बी ने चीज़ें बहुत लगा दी हैं कि एज फैक्टर एंड ऑल दैट। तो भाई लेकिन जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं अपने उससे अपनी एज में इसमें आ रहे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो कहीं मत जाओ, या तो खुद पढ़ लो या इंग्लिश सूत्रा पे आ जाओ। देखो, इसमें मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। मटेरियल सारा तुमको जो है तुम्हारे घर पर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब सारे नोट्स जो है वो हार्ड कॉपी में आपके घर पर आएंगे। करना क्या है, बस फ़ोन उठाओ ऐसे और उसके बाद डाउनलोड करो ऐप प्ले स्टोर से। कौन सा ऐप? दैट इज़ इंग्लिश सूत्रा। उसके बाद उसमें जो है देखो, स्टोर में जाके पसंद आए चीज़ें ले लो, ना पसंद आए तो फिर भी ऐप रखे रहो, क्या दिक्कत है? और ना पसंद आए तो डिलीट मारो ऐप को। क्या ज़रूरत है जगह घेरने की फ़ोन में? चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो तुम्हारा। 3 मिनट 17 सेकंड लिए हैं मैंने इसके लिए, आप मुझे पता है इस मेरी बकड़ बकड़ के लिए तो आप आगे ही बढ़ा देंगे वैसे। खैर, आजकल मैंने जो अपनी सीरीज ये स्टार्ट करी है उसमें मैंने ये बताना शुरू करा है कि जैसे कि मैं जॉन डन का कैनोनाइजेशन है, तो मैंने इसमें क्वेश्चंस भी लिए हैं। पोएम को शॉर्ट फॉर्म में भी मैं आपको बताऊंगी, और जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें रहें। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं ढंग से तो आपको उसके बाद आप लिखना भी सीख लेते हैं ढंग से, तो बताओ फिर नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? तो चलो, जॉन डन का कैनोनाइजेशन, पहले तो हम इसके टाइटल के बारे में बात करें। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट। सेंट डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया होती है। तो जॉन डन की जो कैनोनाइजेशन ये पोएम है, ये उनकी मृत्यु के बाद 1633 में आई थी। इट्स अ क्विंटेसेंशियल मेटाफिजिकल पोएम, मतलब एग्जाम्पलरी मेटाफिजिकल पोएम है। यानी कि इसमें सारे मेटाफिजिकल ट्रेट्स पाए जाते हैं। मेटा मीन्स होता है परे, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक चीज़ों के परे। और जॉन डन तो वैसे भी भैया जो है वो लीडर थे मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोइट्री के। ये लोग भी कार्पेडियम फिलॉसफी में बिलीव रखते थे, सीज द डे, मगर इनकी जो खासियत थी मेटाफिजिकल स्कूल की वो थी कंसीट्स। यानी कि फार पैचड इमेजेस, पता नहीं किसको किससे कंपेयर कर दें। और इसमें जो मतलब मेरा मानना यह है कि ये ना थोड़े से एवॉनगार्ड किस्म के लोग थे, इन विच द स्पीकर डिफेंड्स था। भाई इसमें जो पोएट है इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी कोलोक्वियल सी लैंग्वेज है, यानी कि आम बोलचाल की, और बिल्कुल
फटाक से शुरू हो जाती है बिना किसी उसके फॉर्मल नमस्ते वमस्ते के, इन विच द स्पीकर डिफेंड्स द प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ हिज लव। जिसमें स्पीकर जो है ना, जो कोई एक व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट है, उससे कह रहा है कि भाई लेट मी लव माई बिलवेड, तुम क्यों पोक कर रहे हो अपनी नाक, जो ऐसे भगो इसे, ऐसे मतलब वो कहना चाह रहे हैं। द टर्म कैनोनाइजेशन टिपिकली एसोसिएट विद द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट्स, जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, कैनोनाइजेशन का मतलब होता है किसी को संत घोषित कर देना। अभी एक एक्सटेंडेड कंसीट है, लवर्स को सेंट से कंपेयर करना, वो भी सेंट घोषित करने से कंपेयर करना, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंसीट। स्पीकर जो है वो एक ना, ऐसे इमेजिन करो कि एक लवर है, एक बिलवेड है, दे वांट सम प्राइवेट मोमेंट, बट कोई व्यक्ति जो है वो उनको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली लवर जो है वो इस बात से बहुत इरिटेट हो गया है। तो वो क्या कह रहा है कि वो उस जो क्रिटिक है उसको कह रहा है दुनिया में और भी बहुत सारे काम है, तो मुझको ही क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो और वो बोलता है, जो पोएट है वो कहता है लव इज अ सेक्रेड थिंग और एन एक्ट वर्दी ऑफ सेंटहुड, इतना पवित्र है कि प्रेमियों को तो संत जो है वो घोषित कर दिया जाना चाहिए। हिज पैशन ट्रांसेंड्स बॉडीली और वर्ल्डली कंसर्न्स एंड अचीव स्पिरिचुअल कैनलाइजेशन थ्रू द इटर्नल पावर ऑफ वर्ड्स। और वो कहते हैं कि जैसे भगवान को या कोई संत है उन्हें जो याद किया जाता है वो उनकी भजनों के माध्यम से उनको याद किया जाता है। तो है जॉर्डन सेज कि I and my beloved and I have been canonized by the power of words। हम कविता के माध्यम से कैनोनाइज्ड हो चुके हैं। तो इसकी थीम अगर हम देखें तो थीम आप यहाँ पर ये देखो, इसमें प्रेम की पवित्रता बताई गई है, सैक्रेडनेस ऑफ लव। यहाँ पर ये कहा गया है, जो प्रेम को बताया गया है, सैक्रेडनेस ऑफ लव, अर्थली लव मिरर्स डिवाइन लव, कि अर्थली प्रेम के माध्यम से डिवाइन प्रेम बताया गया है। पोइटिक इमोर्टिलिटी लवर्स अचीव, कि लवर्स जब मतलब लवर्स बिकम immortal, how? Through poems। and metaphysical paradox, the sensual becomes spiritual। देखो इसमें है कि जो, और वैसे भी कहते हैं ना कि एक मैंने कभी एक ओशो का वो पढ़ा था, एक था भी एक मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद ये था एक ओशो की थी, मगर देखती हूँ कि मुझे अगर याद आ रहा है तो कुछ इसी तरीके का फ्रॉम सेंसुअल टू स्पिरिचुअल था। मुझे बिल्कुल भी इसमें वो था एक सेंसुअल एंड, इस समय मैं भूल रही हूँ। पता नहीं क्यों फिर भी मेरा बताने का मन कर रहा है कि मैं आपको बताऊं कि ये अभी मुझे मिल नहीं रही है। एक ये है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ओशो की ये किताब है, और इसमें उन्होंने बेसिकली यही बताया कि सेंसुअल बिकम स्पिरिचुअल। तो यही मेटाफिजिकल पैराडॉक्स है कि हाउ जो सेंस मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो आप सेंसेस से देखते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, वो प्रेम उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे सेंसुअल प्लेजर्स या फिजिकल प्लेजर्स बिल्कुल गौड़ हो जाते हैं, और केवल जो स्पिरिचुअल आत्मिक चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। सोच रहे होंगे मैडम तो हमारी प्रवचन करने में लग गई हैं। तो बात यह है कि
unless you have senses to feel that presence, and if you love somebody so much that you reach on that point that bodily pleasures become trivial, at that stage Dunn wants to say, yeah, Dunn wants to convey this message कि at that stage lovers can be compared with the saints. और ट्रांसेंडेंस ओवर सोसाइटी, लव्स इन अ वर्ल्ड आउटवेज द एक्सटर्नल वन. तो इसमें वो बताया है कि वही जो मैंने बताया था कि प्यार जो है ना, जो सच्चा प्यार होता है वो सोसाइटी या बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता. एंड लवर्स आर कैनोनाइज्ड एज सेंट. लवर्स को वो कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं कि लवर्स को भी संतों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए. और क्योंकि वो जो उनका बिलीफ है दैट इज़ पैशन, कि भाई जैसे संत लोग होते हैं वो वैरागी होते हैं, इसी तरीके से जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो भी है सॉर्ट ऑफ वैरागी. क्यों? क्योंकि वो अपने और अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा उन्हें दुनिया से मतलब नहीं होता. एंड दैट्स ट्रू. मेजर लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम देखें, मेटाफिजिकल कंसीट. कंसीट का मतलब होता है फार फैचर्ड इमेजेस, ऐसी इमेजेस जहाँ पर बहुत दूर दराज की तुलना जो है वो की जाती है, उसे कंसीट कहा जाता है. अब प्रेमियों को संतों से कंपेयर करना ये बहुत दूर की तुलना है, और दैट इज कंसीट. पैराडॉक्स, वी डाई एंड राइज द सेम. देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम उसी समय जो है वो ऊपर उठ जाते हैं. तो ये कहने का मतलब जब आदमी मरता है तो उसकी बॉडी तो जो है नीचे पड़ी होती है. तो हाउ, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगता है, मगर बात ये है कि वी डाई एंड राइज द सेम. वो कहते हैं कि पैराडॉक्स ऐसे है कि व्हेन वी डाई आवर बॉडी इज देयर बट द स्पिरिट राइजेस. तो यहाँ पर हाइपरबोली, लवर्स लेजेंड विल इंस्पायर, वो यहाँ पर बहुत एग्जैजरेट भी कर देते हैं कि हमारी कहानियाँ फ्यूचर जनरेशन को जो है वो बहुत प्रभावित करेंगी. और लव्स हर्मिटेज, कि भाई जो एक मुझे लगता है वो आज के समय के हिसाब से बोल रहे होंगे कि लव्स हर्मिटेज सजेस्ट आइसोलेशन येट सैंक्टिटी. और वो कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका का जो पवित्र प्रेम है ना, वो बिल्कुल एक वो हर्मिट्स की तरह जो होती है, एक हर्मिटेज होता है, एक सन्यासी की तरह होते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेम आइसोलेशन मतलब पवित्रता है. और आयरनी, क्रिटिक्स कैन नॉट स्टॉप लव बट इमोर्टलाइज इट बाय. कहते हैं कि जब आप किसी के बारे में बात करना बंद कर दोगे ना तो वो व्यक्ति मर जाएगा, चाहे वो जिंदा है. तो वो कहते हैं कि जब तक लोग प्रेम के बारे में बात करते रहेंगे तब तक प्रेम जो है वो अमर होता रहेगा. तो इसमें रेफरेंस फिनिक्स के अल्यूजन जो है वो, यानी कि उदाहरण जो है वो दिए गए हैं फिनिक्स के, सेंट्स के और इसके. अब बाकी मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, एमसीक्यूज हैं. द पोएम द कैनोनाइजेशन प्राइमरली प्रेजेंट्स लव एज अ सोशल रिबेलियन, अ पॉलिटिकल मेटाफर, अ सेक्रेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अ टेम्परेरी इन्फैचुएशन. बताइए क्या होना चाहिए. तो कैनोनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑब्वियसली इसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कंपेयर करा गया, क्योंकि कैनोनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग सेंट. तो यहाँ इसका आंसर है अ सेक्रेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. आपका भी यही आंसर था ना, मुझे पता आपका भी यही था. द सेंट्रल कंसीट ऑफ द कैनोनाइजेशन इज, बताओ क्या है. बहुत दूर दराज की तुलना क्या करी गई है, लवर्स एज सेंट्स. बिल्कुल सही जवाब है. द आंसर इज सी, लवर्स एज सेंट्स. द ओपनिंग स्टैंजा स्टोन टूवर्ड क्रिटिक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सबमिसिव, सरकास्टिक, रोमांटिक एंड प्लीडिंग. जो ओपनिंग स्टैंजा है ना, वो ये है ओपनिंग स्टैंजा इसका. मैं अपनी बुक में देखकर आपको बताती हूँ. And this is the opening stanza. Let me tell you. For God's sake, hold your tongue and let me love. भगवान के लिए अपनी जबान बंद रखो और मुझे मेरी प्रेमिका के साथ टाइम स्पेंड करने दो. और चाइल्ड माई पालसी, तुम्हारा जो मन करे. तुम मेरी पालसी को, जो मेरी बीमारियों को जो है वो कुछ भी कह लो मेरी, लेकिन जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर लो, मगर यहाँ से जाओ को, है ना. तो यहाँ पर वो कहता है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू बट लेट मी लव. तो यहाँ जो लाइन है
वो कैसी है, वो बहुत ही सरकास्टिक एंड डिफेंसिव है कि क्योंकि वो लाइन शुरुआत ही ऐसी होती है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो बड़ी अटपटी सी शुरुआत होती है, क्योंकि हेयर ही मीन्स टू से कि व्हेन समवन इज इन लव, तो द होल ऑफ द वर्ल्ड, they don't the whole of the world, the people in the all the people in the society, they don't want to do anything except poking their nose in the personal matter of the lovers. Done speaker tells the world to call us what you will because, वो कहता है, डन कहता है अपने दुनिया से कहता है तुम्हारा जो मन करे तुम हमें वो कहो। क्यों? ही डाउट्स हिज लव ना, ही फियर्स सोशल लव ना। वो कहता है मेरे को दुनिया को बताना ही नहीं मेरा प्यार क्या है, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कह लो। वो गाना है ना, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। वैसे सेट बैठ रहा है। आपको पता जब हम लोग जो है ना जब पढ़ते थे, जब बीए में पढ़ते थे, तो इस तरीके के हमारे जो टीचर्स थे वो हमसे बोला करते थे कि भाई आप लोग जब कभी भी जब किसी भी उसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं तो आप पोएम्स के ना लाइंस जो हैं वो उनमें कोट करा करिए कि इसमें ये है। तो मेरा बहुत मन करता था कि क्यों ना इसमें हम पिक्चर्स के गाने जो है ना वो इसमें कोट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग उसमें एग्ज़ाम देते समय ये काम भी करते हैं, भगवान ने मेरा दिमाग इतना ठीक रखा कि मैंने कभी ये काम नहीं करा, इसीलिए मेरे नंबर भी बहुत अच्छे ही आए हैं, हमेशा यूनिवर्सिटी टॉपर भी मैं रही थी। तो लेकिन जो है मतलब मेरा मन करता था, और वो मन ना सबकॉन्शियस को जब आप किसी चीज़ को यकीन दिला देते हैं ना, तो मेरा यही होता है कि मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते ना कोई सा गाना मेरे दिमाग में आ जाता है कि ये गाना इस पे सेट बैठता है, और इससे होता क्या है ना, स्टूडेंट्स को भी वो चीज़ याद हो जाती है। तो जैसे ही रिफ्यूजेस टू जस्टिफाई लव टू द वर्ल्ड, वही वाला गाना है कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, क्योंकि ये प्यार ना होगा कम, कि आई डोंट केयर वॉट यू वॉन्ट टू से। द फिनिक्स इमेज इन द पोएम सिंबलाइजेज, इसमें ना एक फिनिक्स इमेज है। फिनिक्स के बारे में अगर आपने सुना हो, ये अल्यूजन है कि फिनिक्स अपने आप में एक ही जो है वो बर्ड होता है, जब वो उसका अंतिम समय आता है तो वो अपने आप को आग लगाता है, फिर एशेस से जो है वो मतलब फिर से जो है वो दोबारा से जन्म लेता है। तो यहाँ पर बताया कि फिनिक्स कभी ख़त्म नहीं होता, जब उसका समय आता है वी डाई एंड राइज टुगेदर, कि वो बढ़ता है और फिर उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से जिंदा हो जाता है। तो इसमें यही बताया है कि प्यार कभी मरता नहीं, हजारों जन्म लेता है, रीबर्थ एंड इमोर्टलिटी ऑफ लव। तो प्यार कभी जो है वो मरता नहीं है, प्यार कभी मरता नहीं। इस पे भी एक गाना हो सकता है, आप खुद गा लेना। मगर द पोएम्स टाइटल इम्प्लाइज लवर्स आर कंडेम्ड, लवर्स आर सेंटिफाइड और सेंटेड, लव इज सिंफुल। बेसिकली इसका इस पोएम में एक ये ही कंसीट ही यही है कि लवर्स को सेंट से कंपेयर किया गया। कैनोनाइजेशन का मतलब ही होता है द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट। द 5 स्टेंजास ऑफ द पोएम मिरर द 5 सेंसेस। इसमें 5 स्टेंजास हैं, हर स्टेंजा 9 लाइन्स का स्टेंजा है, और इसमें 5 स्टेप्स ऑफ सेंटहुड और रिलीजियस कैनोनाइजेशन। तो पांचों के पांचों स्टेंजा एक एक करके संत बनने की ओर एक एक कदम लेते हुए हैं, पहले पहले इस तरीके से संत बनने की तरफ कदम लेते हुए। डन्स मेटाफिजिकल विट लाइज इन, डन मेटाफिजिकल विट उसका उनका किस चीज में जो है वो था, ऑर्नेट डिक्शन, अनएक्सपेक्टेड लॉजिकल एनालॉजीज बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन, सिंपल इमेजरी। आप देखो सैक्रेड, जब आप उन्होंने वही है सेंसुअल टू डिवाइन, तो यही जो है सैक्रेड से प्रोफेन। तो अनएक्सपेक्टेड लॉजिकल एनालिसिस, बात यह है कि अपनी प्रेम की कविताओं को भजन से कंपेयर कर देना। द हर्मिटेज ऑफ ईच अदर एक्सप्रेसेस फिजिकल डिस्टेंस, स्पिरिचुअल यूनियन थ्रू आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, मटीरियल डिजायर, लोनलीनेस। मैंने बताया भी था आपको, हर्मिटेज ऑफ ईच अदर बताते हैं कि आइसोलेशन बट विद सेंक्टिटी। तो स्पिरिचुअल यूनियन, कि जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं
तो उनके बीच में कोई फिजिकल जो अट्रैक्शन है वो नहीं रह जाता. दे बिकम वन एंड दे आइसोलेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द आंसर इज बी. The tone of the poem moves from डाउट टू फेथ, डिफेंसिवनेस टू ट्रांसेंडेंस. कि भाई पहले वो अपने प्रेम को कहते हैं ना जो है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. तो पोएम की शुरुआत जो होती है वो अटैक से होती है. तो हेयर ही इज ट्राइंग टू डिफेंड हिज एक्शंस. वो अपने अपने एक्शंस को डिफेंड करें कि वट एवर आई एम डूइंग माई वर्क, यू डू योर वर्क, वाई आर यू पोकिंग योर नोज इन माई वर्क. तो यहाँ पे फिर उसके बाद डिफेंसिवनेस से वो ट्रांसेंडेंस से, यानी कि वो ट्रांसेंडेंटल एक डिवाइन वे में चली जाती है. Which metaphysical paradox dominates the poem? Love equals sin, death leads to eternal life through love, beauty fades but truth remains, time destroys all passion. Metaphysical paradox यही है कि मृत्यु के बाद प्रेमी प्रेमिका एक हो जाते हैं. मृत्यु के बाद प्रेमी प्रेमिका को लोग याद करते हैं, वो एक हो जाते हैं. क्यों? थ्रू लव पोएम्स. एंड लव पोएम्स हैव बीन कंपेयर्ड विद हिम्स. We die and rise, the same signifies lover's tragic end, love's cyclical immortality, physical exhaustion, Christian resurrection alone. तो देखो भाई, we die and rise the same, ये फिनिक्स वाला वो अल्यूजन लिया गया है कि जैसे फिनिक्स जो है वो पहले मरती है फिर दोबारा से जिंदा हो जाती है. इसीलिए ही कि जो लवर्स हैं वो मरते हैं और मरने के बाद फिर एक हो जाते हैं. तो इसीलिए जो है दैट इज लव्स साइक्लिकल इमोर्टेलिटी. The lover's legend will live on through religion, poetry, politics, pilgrimage. तो मैंने आपको बताया था कि लवर्स को केवल और केवल जो इमोर्टल कर सकती है वो कौन कर सकती है? कविताएं. सेम ऐसा ही आपको आइडिया जो है वो शेक्सपियर के सोनेट्स में भी है कि वो कहते हैं कि मेरे ये जो सोनेट्स हैं ये मेरे फेयर यूथ को इमोर्टल कर देंगे. The poem belongs to which literary movement? Renaissance lyricism, metaphysical poetry, romanticism या Augustan satire? भाई ये जो पोएट्स थे ना, ये मेटाफिजिकल पोएट्स थोड़े से दुनिया जहाँ से हटके थे. खुद ही उन्होंने वर्ड ही मेटा अपने लिए चूज़ किया था. मेटा मीन्स होता है परे. तो ये जो है ये मेटाफिजिकल, और डन तो जो है ही वॉज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. Donne's handling of religion in the poem is metaphysical and secularized. उन्होंने किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा है. He was secular when he talked about religion. तो ये था मेरा एक छोटा सा नन्नू मुन्नू सा सेशन. आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आप जो है इसे अपने काम की चीज़ निकाल सकें, क्योंकि पढ़ने वाले तो किसी भी चीज़ में से अच्छा निकाल लेते हैं. फिर ये तो चीज़ मेरे हिसाब से तो अच्छी ही है. चलिए मिलते हैं कल, ऊपर वाले ने चाहा तो. और बाय.